हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने जीएसटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखें कि अमित सैनी गुरुग्राम हरियाणा का है। क्वेश्चन को मैं रीड कर देती हूँ पहले। ठीक है, फर्स्ट, goods of 5,000 out of goods purchased within the state were taken by him for personal use. 2,000 due from Sohan were bad debts. Goods of 6,000 were destroyed by fire and were not insured. These goods were purchased from outside the state. Paid 4,000 in cash as wages on installation of machine. GST is not to be levied. Sold good to Arjun of Delhi of list price 20,000. Trade discount 10% and cash discount of 5% was allowed. He paid the amount on the same day and availed the cash discount. Received 2,000 from Ramesh, whose account was written off as bad debt. Goods costing 1,000 given as charity. These goods were purchased from within the state. Received 9,750 from Ramesh in full settlement of his account of 10,000. Paid rent in advance 4,000. CGST, SGST or is to be levied on intrastate sale 6% each and IGST 12% on interstate sale. ठीक है, 6% CGST SGST लगाना है। अगर आउट ऑफ स्टेट हुआ तो 12% लगेगा IGST। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ GST लगेगा। ठीक है, तो पहले अपन जर्नल एंट्री से बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 5,000 रुपए का गुड जो हमने खरीदा था वो हमने पर्सनल यूज में उसका यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने कोई माल खरीदा होगा तो उस पर GST दिया होगा। अब हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने इतने रुपए का माल और इतना उस पर GST दिया था, वो हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटा, अच्छा ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये आपको अच्छे से मैंने सिखाया है कि जब किसी भी कारण से हमारा खरीदा हुआ माल यदि कम होता है तो हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, और इस पे हमने GST भी भरा था तो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि हमने कितना GST पे किया था। तो इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। ऐसा नहीं कि ये क्रेडिट में आ रहा है तो यहाँ आउटपुट आएगा, नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो माल हमने परचेज किया था उस पर हमने कितना GST पे किया था जो हमारा हमने पर्सनल यूज में विड्रॉ किया। ठीक है, तो इनपुट ही लगेगा। कितने का माल हमने विड्रॉ किया, 5,000 और 6% CGST यानी कि 5 6 30 30 300, ये आ गया 5,600। नरेशन आप लोग लिखेंगे वो कि वही नरेशन लिखनी है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, 2,000 रुपए सोहन से जो ड्यू फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेप्ट, 2,000 रुपए डूब गए बैड डेप्ट्स के, तो यहाँ पे तो GST का कोई काम है ही नहीं। बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितना, 2,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेप्ट्स। फिर देखो वापस से वही, अब इस बार 6,000 का माल डिस्ट्रॉयड हुआ फायर से। ठीक है, तो हमारा माल नुकसान हुआ तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था इसलिए हमारा नुकसान हुआ। फिर हम ये भी बताएंगे ना कि कितने का माल हमने जो नुकसान हुआ उसका हमने GST कितना पे किया था, तो हमने GST पे किया था 12%, क्योंकि ये माल हमने आउटसाइड से खरीदा था। तो यहाँ क्या लिखूंगी, टू इनपुट IGST अकाउंट। IGST क्यों आया बेटा, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट से हमने माल खरीदा था, है ना। कितने रुपए का, तो 6,000 का माल 12 6 72,
तो हमारा 6,720 रुपए का माल आग से जला है। सिर्फ 6,000 का नहीं, क्योंकि 6,000 का तो माल था, 720 रुपए का मैंने जीएसटी पे किया था, तो मेरा नुकसान टोटल 6,720 का हुआ है, इसलिए जीएसटी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट, पेड 4,000 इन कैश एज वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। तो देखो वेजेस नहीं लिखेंगे क्योंकि नई मशीन खरीदी है, और जब भी हम कोई नई चीज खरीदते हैं असेट्स, उस पर जो खर्चा होता है वो उसी की कॉस्ट में ऐड होता है, इसलिए वेजेस टू कैश नहीं करना। क्या लिखना है यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की मशीन खरीदी है आपने, उस पे वेजेस दिया है 4,000। नरेशन में मेंशन कर देना वेजेस पेड एज इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, यहां जरूर लिख देना। ठीक है, अब मैंने इस पे जीएसटी नहीं लगाया है क्योंकि उन्होंने जीएसटी के लिए इस पे मना किया है, इसलिए। ठीक है, अगर वो नहीं मना करते तो हम लिखते। नेक्स्ट, अब देखिए, आपने माल बेचा अर्जुन को 20,000 रुपए का। ठीक है, पहले मैं वर्किंग नोट बना देती हूं। लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000। सबसे पहले क्या माइनस होता है, क्या सिखाया था? टीडी। टीडी कितना? 10%, यानी कि 2,000 माइनस हुआ 18,000। फिर 5% कैश डिस्काउंट भी माइनस होगा, लिखा है उन्होंने, एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 5% 900, तो बाहर आएंगे 17,100। फिर उसके बाद हमारा क्या लगेगा, कहाँ, दिल्ली में ही है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, कितना परसेंट? 6%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी, तो 17,100, 17,100 का 6% जीएसटी लगाएंगे, 1026, 1026, 1026। $19,150 ये मैंने आपको इससे पहले वाले सेकंड और फर्स्ट में भी समझाया था कि इस तरह से वर्किंग नोट बनाने के बाद आफ्टर टीडी के बाद जो ये आंसर आता है, ये आपका या तो परचेज या सेल में जाता है, ये कैश डिस्काउंट में जाता है, ये सीजीएसटी एसजीएसटी, और लास्ट वाला कैश, और यदि क्रेडिट हो तो नेम। बस इसको याद कर लेना बेटा, कभी ये आएगा जरूर 101%, हमेशा इसको याद कर लेना कि टीडी के बाद वाला अमाउंट अगर मेरा परचेस की एंट्री है तो परचेस में लिखूंगा, अगर सेल की एंट्री है तो सेल में लिखूंगी, फिर डिस्काउंट कैश होगा तो कैश डिस्काउंट में लिखेंगे, जीएसटी एसजीएसटी, और लास्ट वाला, अच्छा अगर कैश डिस्काउंट होगा तो फिर क्रेडिट होगा, तो फिर कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ये, तो जो नीचे वाला अमाउंट आएगा, अभी तो कैश है और कैश ना हो तो जीएसटी प्लस करने के बाद वो अमाउंट काय में लिखना, नेम, उधार हो तो। अब हमने ये, अब इसकी हम एंट्री करते हैं, हमने माल बेचा है। ठीक है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स, माल बेचा है, और उसी के साथ आउटपुट, सेल्स के साथ क्या लगता है, आउटपुट, सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी। अब कौन कौन सा अमाउंट, पहले सेल्स का लिख देती हूं 18,000, जीएसटी एसजीएसटी लिख देती हूँ 1026, 1026, डिस्काउंट लिख देती हूँ 900, तीनों को प्लस करके उसमें से 900 रुपए माइनस करोगे तो 19,152 आएगा। चेक करके देख लो, चेक करें, 18,000 प्लस 1026 प्लस 1026
माइनस 900, ये आ गया 19,152। ये वर्किंग नोट हमेशा याद रखना बेटा, पहले टीडी फिर सीडी फिर जीएसटी प्लस। नेक्स्ट इधर कर देती हूं मैं। 6th 2000 रुपए रमेश से हमें रिसीव्ड हुए, जो हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स में लिखा था। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, तो रमेश के नाम से मतलब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, फॉर्मेट आपको खींचना आता है। 2000 रुपए क्रेडिट और 2000 रुपए डेबिट। फिर वापस से हमने माल 1000 रुपए का चैरिटी में दिया। दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम विद इन द स्टेट, इसी स्टेट से खरीदा था, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। इस बार हमने माल चैरिटी में दिया है। चैरिटी में दो, फायर में नुकसान हो गया, पर्सनल यूज के लिए, इन सब में परचेज की वैल्यू कम होती है, परचेज क्रेडिट होता है। और साथ में हमें यह भी बताना है कि जो माल कम हुआ है उस पर हमने कितना जीएसटी पे किया था। तो यहां एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और साथ में लिख देंगे टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो कितने का माल हमने दान में दिया? 1000, ये 1000, 6% कितना आएगा? 60, 1000 का 6%, और यहां आ जाएंगे आपके 120, 1120 रुपए। ठीक है, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अगला, रमेश से हमें 9750 मिले, जबकि हमें मिलने चाहिए थे 10,000, तो हमने उसे 250 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया होगा। इसमें भी जीएसटी का तो कोई काम नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, और कैश के साथ ही हमेशा आता है डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा, और कैश डेबिट में आता है, डिस्काउंट यदि डेबिट में आया है तो अलाउड। और 2, किसको हमने डिस्काउंट दिया? रमेश को। हमें रमेश से कितने रुपए चाहिए थे? 10,000। हमें कितने मिले? 9750। हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 250। याद रखना, जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो बेटा, वहां डिस्काउंट होगा। आप हमेशा फुल सेटलमेंट में देखना कि कितने रुपए चाहिए थे और कितने रुपए रिसीव्ड हुए। ठीक है, यहां तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। फिर वापस से 9, अच्छा जीएसटी कहां लगता है? जहां हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, वहां। यहाँ तो पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, तो जब हमने उसको कुछ बेचा होगा तब हम जीएसटी ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो यहां रमेश से अब जीएसटी कैश जब रिसीव्ड होगा तब जीएसटी नहीं आएगा। बात समझ में आई? हमने रमेश हमें माल दे रहा है, इसका मतलब पैसे दे रहा है, तो हमने रमेश को कुछ ना कुछ दिया होगा, वहां जीएसटी होगा, है ना। फिर पेड रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, अब रेंट पे किया है तो साथ में जीएसटी भी पे करूंगी। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 4000 का, साथ में वही जब भी मैं कोई एक्सपेंसेस पे करूंगी तो साथ में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब मैं जो जीएसटी पे कर रही हूं, कैसे पता चला कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि विद इन द स्टेट हमने पे किया है। तो हमने एडवांस रेंट पे किया है तो प्रीपेड भी बोल सकते हैं, एडवांस भी लिख सकते हैं। 4000 पे 6%, 6 4 24, 240 तो 4480, है ना। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलो, तो 9 तक एंट्री कंप्लीट हो गई, 3rd नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? माल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, तो ड्रॉइंग टू परचेस, है ना। जो माल हमने विड्रॉ किया उस पर कितना जीएसटी पे हुआ है ये भी हमें लिखना है। फिर उसके बाद माल क्या हुआ? बैड डेब्ट हुआ,
ठीक है, तो बैड डेट टू सोहन। फिर माल आग से जल गया, लॉस बाय फायर टू परचेस। परचेस के साथ आईजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि कहा था आउटसाइड द स्टेट। फिर उसके बाद हमने एक नई मशीन खरीदी, उस पर वेजेस का पेमेंट किया और यहाँ लिखा था कि जीएसटी नहीं लगेगा, तो मशीनरी टू कैश। फिर उसके बाद हमने माल अर्जुन दिल्ली और ये हरियाणा, देखो थोड़ा सा मिस हो गया ना, ये हरियाणा का है, ये मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, देखो हरियाणा का है, ठीक है, क्या गलती हुई? और हमने माल कहाँ बेचा? दिल्ली में, तो स्टेट चेंज हो गई ना बेटा, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए डायरेक्ट क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है, तो इसको प्लस करके लिखना। यहां मिस्टेक हो गई, 1026, मैंने ध्यान नहीं दिया स्टेट का, 1026, ठीक है, तो ये आया आपका 1026, इसको आईजीएसटी लिख लेना, टू, बस इतना सा करेक्शन है, टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, 1026 प्लस 1026, 2052 लिखना बेटा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीजें, है ना। वो हरियाणा के थे, मुझे दिल्ली याद रहा, हरियाणा और ये दिल्ली स्टेट चेंज हो गया, तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, आउटपुट आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड हुआ, तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। फिर माल दान में दिया, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी चैरिटी टू परचेस। फिर उसके बाद हमें 9750 रमेश से मिले, जबकि लेने थे 10,000 फुल सेटलमेंट, तो डिस्काउंट अलाउड आया। और लास्ट पेड रेंट इन एडवांस पेमेंट किया, तो जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो साथ में जीएसटी भी देंगे। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लिखा? क्योंकि हमने माना है कि हमने किराया विद इन द स्टेट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड की बात हुई थी कि थर्ड करूंगी, लेकिन अब फोर्थ भी कर रहे हैं। थर्ड कंप्लीट हो गया, अब हम फोर्थ कर रहे हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट फोर्थ करें हम लोग। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। अब ये दिल्ली के रहने वाले हैं मोहन, तो मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। राज ऑफ अलवर राजस्थान, हु ओव्ड मोहन, became insolvent and received 60 पैसे in a rupee as full and final settlement। ये मैंने जर्नल एंट्री में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, ये हमेशा आती है। मोहन owes to his landlord 10,000 as a rent, GST payable 6% each, charge depreciation of 10% on furniture costing 50,000, salary due to employees 20,000, sold to Sunil in cash of 10,000, less 10% TED discount plus CGST SGST 6% each, and received a net of 8,500 plus CGST SGST। अभी समझाते हैं। Provide interest on capital of 1 lakh at the rate of 10% per annum, goods lost in theft 5,000 which were purchased paying IGST at the rate of 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान, ठीक है। चलो पहले तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज जो अलवर राजस्थान के हैं, हु ओव्ड मोहन, वो किससे पैसे मांग रहे थे? मोहन से 25,000 रुपए। बिकेम इंसॉल्वेंट, ठीक है, एंड रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अभी हमें इसमें तो जीएसटी की जरूरत नहीं है। राज ऑफ अलवर राजस्थान, हु ओव्ड मोहन, उनको किसको पैसे देने थे? मोहन को, ठीक है। तो राज को पैसे देने थे मोहन को, ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। और कुछ पैसा हमारे पास से डूब गया। जो पैसा डूब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। किसको पैसे देने थे? राज को। अब राज को कितने पैसे देने थे? 25,000। उसने कितना लौटाया? 25,000 का उसने 60 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपए में 60 पैसे लौटाए। याद करो मैंने कैसे सिखाया था? 0.60, पॉइंट हटेंगे नीचे 2 0, यानी कि 60%।
तो 25,000 का 60% कितना आएगा? 15,000। 15,000 तो मिल गए, है ना, और 10,000 रुपए डूब गए। 15,000 हमें रिसीव्ड हुए, 10,000 का बैड डेब्ट। जर्नल एंट्री तो नरेशन तो वही लिखेंगे, क्या? राज who owed Mohan became insolvent, या डायरेक्ट लिख दे राज became insolvent and return 60 पैसे in a rupee। ठीक है, यहां जीएसटी की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो पैसे रिकवर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट, मोहन owes to his लैंडलॉर्ड। मोहन को अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए रेंट देना है। आउटस्टैंडिंग अभी दिए नहीं है, रेंट देना बाकी है और साथ में जीएसटी भी है। तो मोहन को कितना रेंट देना होगा? तो पहले तो मैं लिखूं रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अभी दिया नहीं है, दे देते तो कैश लिख देते, अभी देना बाकी है ना, तो क्या लिखूंगी? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मोहन को कितना उसके लैंडलॉर्ड को देना बाकी है? तो रेंट के देना बाकी है 10,000 रुपए, तो मोहन रेंट देगा। हम किसकी बुक में बना रहे हैं बेटा? मोहन की बुक में, ऐसे ध्यान रखना। 10,000 6%, जीएसटी कितना है ये भी चेक कर लो एक बार, 6% बोला है, तो 10,000 का 6% 600 टोटल हो गए 11,200। मोहन को अपने लैंडलॉर्ड को कितना देना बाकी है? 11,200 रुपए देना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब इसमें तो जीएसटी का कोई रोल नहीं है, ये तो हमें डेप हम अपने बिजनेस में लगाते हैं कि वैल्यू इतनी कम हुई है ना। तो यहाँ 50,000 का फर्नीचर है, उसका 10% डेप लगेगा, तो 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, सिर्फ डेप लगाया है हमने कि इतनी वैल्यू कम हुई है। इसके लिए हम कोई एक्सपेंसेस यदि बिजनेस का कर रहे हैं तो वहां ये नहीं बताना है कि उसको गवर्नमेंट को नहीं देना हमें कि जीएसटी लो सर हमारा इतना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज। अब सैलरी देना बाकी है किसको? एम्प्लॉइज को, तो यहां पे भी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए देना बाकी है? 20,000। ठीक है, यहां पे भी जीएसटी का कोई रोल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ वाला, जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, पहले इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सोल्ड टू सुनील। ठीक है, इन कैश, कैश में हमने माल बेचा है सुनील को, और सीजीएसटी एसजीएसटी है, कैश डिस्काउंट भी है। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, कैश के साथ क्या वर्ड यूज होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू सेल्स के साथ क्या आता है? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, हमने माल बेचा है, कैश में बेचा है, लिखा है वहां पर, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आएंगे, कैश के साथ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। माल बेचा है तो आउटपुट। अब इसके अमाउंट कैसे निकलेगा ये देखना बेटा। हमने सुनील को 10,000 का माल बेचा, लेस 10% टीडी, तो 1,000, तो 9,000 में हमने माल बेचा है। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है रिसीव्ड अ नेट ऑफ 8,500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। ये कहना चाहते हैं
कि भाई 9,000 में हमने माल बेचा है, बट हमें 8,500 रुपए पर CGST और SGST के साथ पैसा रिसीव्ड हुआ, ऐसा ये कहना चाहते हैं। फिर से समझना, हमने सुनील को माल बेचा 10,000 का, 10% TD हो गया, CGST SGST 6% हो गया, और हमें नेट में 8,500 रुपए प्लस CGST SGST के साथ रिसीव्ड हुए। 9,000 से 9,000 पे GST नहीं लगाना है, GST 8,500 पे लगाना है, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। तो 9,000 में की जगह 8,500 पे GST लगाना है, तो 500 रुपए किस बात के कम हुए? कैश डिस्काउंट के। किसके कम हुए बेटा? ये कैश डिस्काउंट। मतलब इन्होंने कैश डिस्काउंट हमें डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा है। फिर से सुनना, हमने सुनील को माल बेचा 10,000 का, 10% TD, बट 8,500 प्लस GST हमें पैसा रिसीव्ड हो रहा है। तो भाई 9,000 की जगह 8,500 पे GST क्यों लग रहा है? क्योंकि 9,000 में से 8,500 में बीच में 500 रुपए का और कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो अब हम GST किस पे लगाएंगे? 8,500, 8,500 इंटू 6%। तो टोटल हमें नेट कैश मिल रहा है 8,500 प्लस GST मिलाकर 9,520। आई बात समझ में बेटा? बहुत ध्यान से ध्यान रखना। तो सेल्स में मैं लिखूं 9,000, है ना। GST में कितना कितना लिखूंगी? 510, 510, और डिस्काउंट में मैं कितने माइनस करूंगी? 500, और यहां आ जाएंगे 9,520। चेक करके देखें, 9,000 प्लस 510 प्लस 510 माइनस 500 रुपए, ये 9,520। ठीक है, अब इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, 6th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कितने रुपए से? 1 लाख रुपए की कैपिटल है 10% से, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000, 10,000। लास्ट एंट्री यहां क्या लिखोगे? इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अगला है गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, माल आग से नहीं, लॉस्ट इन थेफ्ट, चोरी में नुकसान हो गया है, चोरी चला गया माल। विच वर परचेस्ड, जो हमने खरीदा था, जिस पर हमने 12% का IGST पे किया था। तो क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, हमें चोरी से हमारा माल नुकसान हो गया। टू कितने रुपए का माल? परचेस 5,000। टू परचेस के साथ क्या वर्ड आता है बेटा? इनपुट IGST। 5,000 का माल, 600 रुपए, 5,000 का 12%, 5,000 इंटू 12%। अच्छा, मैं इसमें IGST क्यों लगा रही हूं? क्योंकि कहा है कि IGST लगाना है ना। तो ये हो गया 5,600। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार फिर से मैं अपन चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या थी? राज जिसको पैसे देने थे, बैड डेप्ट हो गया था। ठीक है, तो कैश बैड डेप्ट टू राज। अगले में हमें मोहन को रेंट देना है, अभी उसने दिया नहीं, तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद फर्नीचर पे डेप्ट लगाना था, डेप्ट टू फर्नीचर। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। फिर हमने सुनील को नगद माल बेचा, तो GST लगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पर लगाना है कैपिटल पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। याद है ना, क्यों? क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा तो। और लास्ट
माल चोरी चला गया, जो माल मैंने 5,000 का खरीदा था जिसपे 12% का IGST दिया था, तो मेरा टोटल नुकसान 5,000 नहीं बल्कि 5,600 का हुआ, इसलिए GST यहां भी लगा है। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 3rd एंड 4th। ठीक है, ये GST अब आपको आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट बचा है हमारा 5th, वो नेक्स्ट वीडियो में हम 5th कर लेंगे और फिर कैश बुक GST, तो GST फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन पूरा ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है बेटा। फिर हम लोग जाएंगे डेप्रिसिएशन पर। बैंक रिकंसिलिएशन पूरा बना हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा और यदि वहां कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में GST के क्वेश्चन 5th के साथ। इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।